हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। मतलब अभी के लिए 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी बेसिक चैप्टर है और इसी चैप्टर पे तुम्हारा पूरा बायोलॉजी जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसे कि हम बायोलॉजी में डीएनए पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। शायद मैंने कभी आपको क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा। मेरा नाम मल्लिका है, ठीक है। मैंने जो है अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है बायोटेक्नोलॉजी से। तो मैं यूट्यूब पर जो है अपनी वीडियोस डालती हूँ ताकि बच्चों को जो है बायोलॉजी का नॉलेज हो, ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं डाल रही हूँ वीडियोस। मैं बस ये चाहती हूँ कि बच्चों को जो है बायोलॉजी का नॉलेज हो। तो नॉलेज के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे पास है वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ बच्चों का क्या होगा, जो स्कूल है 11th-12th है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, बोर्ड्स का। साथ में जो है नीट का भी रिवीजन हो जाएगा, मतलब नीट के लिए भी तुम ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो है हम और ऊपर एडवांस बायोलॉजी तक जाएंगे। तो ये बेसिक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है जो कि बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। एक का मतलब होता है बायो और दूसरे का है मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, जो एक लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग। कोई भी मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर एक लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं या फिर एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं उसको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वाइड डाइवर्सिटी है, मतलब तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड्स इज, are all living organisms made up of same chemicals, that is elements and compounds? क्या जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेम केमिकल्स के बने हैं, मतलब जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं क्या उनके बने हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। केमिस्ट्री में तो तुमने पढ़ा होगा कि एलिमेंट को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है या फिर एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको केमिस्ट्री में पढ़ लेना। If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several others, and their respective content per unit mass of living tissue. देखो हम क्या करेंगे ना बायोलॉजी में, ये जो एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस, हम इसको बायोलॉजी में परफॉर्म करेंगे। तो हम कोई भी प्लांट का टिश्यू, एनिमल का टिश्यू या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कौन से होते हैं, ज़्यादातर होते हैं हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन और सल्फर ये थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये कितने पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, ये भी हम पता कर सकते हैं। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। अगर हम किसी नॉन लिविंग मैटर पे भी करते हैं, कोई मिट्टी है, ठीक है, रॉक है या कुछ भी और चीज़ है, उसमें भी अपन करेंगे तो अपने को यही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हर जगह वही। पानी में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो गैसेस है उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किससे बनी है, इन्हीं चीज़ों से तो बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू लिस्ट? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। देखो डिफरेंसेस तो कुछ नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ तो एक इन्हीं तो चीज़ों से बनी है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जितने भी एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है उतने सारे हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। इवन जो हायर मेटल्स होते हैं वो तक हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं।
However, a closer examination reveals that relative abundance of carbon hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than earth crust. देखो अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है, वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे एलिमेंट्स के कंपेयर में। ठीक, फिर आते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन हम कैसे पता कर सकते हैं? So we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism. So देखो एक और चीज़ है, मतलब इसको हम इसी क्वेश्चन को जो है हम अलग तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि कौन से टाइप के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, फिर इसके लिए आंसर हमें कैसे मिलेगा? सो टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। आंसर पाने के लिए केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है। सो वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर एक्सेट्रा। कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, प्लांट्स का कोई ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, लीवर का पीस ले सकते हैं, फिर उसको ग्राइंड करना है। ठीक है, सो ग्राइंड मतलब वो पीसना है उसको, दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटेट एसिड में, दैट इज CL3CCOOH वाला एसिड है, उसके अंदर उसको पीसना है मोटर और पेस्टल से। ठीक है, सो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, सो एक थिक स्लरी मिल जाएगी। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। जैसे ही हम इस स्लरी को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे किसी भी चीज़ क्लॉथ या फिर कपड़े की मदद से, वन इज दो फ्रैक्शंस मिलेंगे। एक तो देखो जो फिल्टर हो जाएगा एक वो रहेगा, और एक जो ऊपर बच जाएगा, जैसे अपन चाय छनते हैं तो नीचे चाय आती है, ऊपर क्या बचता है, चाय पत्ती बच जाती है। तो उसी टाइप से दो चीज़ें मिलेगी, जो नीचे गया वो और जो ऊपर बचा वो। सो वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, एक को फिल्ट्रेट बोला जाएगा, या फिर मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल है, मतलब जो एसिड में सोल्यूबल होकर के जो है हमारा गिर गया, जैसे कि चाय। ठीक, एंड द सेकेंड द रिटेंटेड या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो रिटेन हो चुका है, जो ऊपर कपड़े में बच गया है, या फिर उसको बोला जाएगा एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, फिर आते हैं साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड सॉल्युबल वाला था उसमें ढेर सारे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। ठीक है, अब देखते कौन से मिले। ठीक, सो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस मतलब जब तुम बैचलर या फिर मास्टर डिग्री करोगे, तब तुमको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है लिविंग टिश्यू को एनालाइज करके डिफरेंट कंपाउंड्स हम निकाल सकते हैं। सो इट विल suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all the compounds। देखो एक बार क्या होता है ना, जैसे कि तुमने सारे कंपाउंड्स निकाल लिए, तो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से तुमको सेपरेट करना है, तो वहाँ तक तुम्हारी प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ठीक है, तब जाके तो पता चलेगा हमको कितने कंपाउंड्स मिले। अगर वो साथ ही है, पूरा मिक्सचर है, तो मिक्सचर में तो पता नहीं चलेगा, तो एक एक कंपाउंड सेपरेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितने कंपाउंड मिले और कौन से मिले। सो इन अदर वर्ड्स जो है वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। सो एक कंपाउंड को आइसोलेट और प्यूरिफाई करके देखना है। ठीक है, सो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। सो ये कौन सी टेक्निक्स होती है? प्यूरिफिकेशन वाली, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन वाली टेक्निक्स को एनालिटिकल टेक्निक्स बोला जाता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जो हमको क्या देगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगी कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं हमको लिविंग टिश्यू से मिले। देखो लिविंग टिश्यू में ना हर एक कंपाउंड बना हुआ है वो है कार्बन का। कार्बन कोर में है, मतलब कार्बन जो कोर एलिमेंट है उसके साथ बहुत सारे दूसरे जो एलिमेंट्स है वो जुड़ करके जो है क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। सो कार्बन क्या है, अपना कोर एलिमेंट है। तो ठीक है, सो ये इनको क्या बोला जाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। ठीक, so however living organisms have also got inorganic elements and compounds in them, what do you know this? ठीक है, so how do we know this? so देखो ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी है, जैसे मैंने बोला था, एग्जांपल्स दिए थे मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दैट्स ऑल। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। सो इनऑर्गेनिक के लिए जो है दूसरे जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो है वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। एक छोटे से टिश्यू को जो अपन वेट करेंगे, लीफ लो या लीवर लो, कुछ भी बोलो, उसको बोला जाएगा वेट 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 वेट, मतलब गीला वाला वेट, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसको ड्राई करेंगे,
सो ऑल दी वाटर इवेपरेट्स, ड्राई करने के बाद सारा वाटर इवेपरेट हो जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, फिर बाकी जो बचा वो ड्राई वेट होगा। नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुली बर्नड, उसको अगर पूरी तरह से बर्न कर दिया जाएगा, जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस में, क्या बनाएंगे, CO2 और वाटर वेपर बना करके वो निकल जाएंगे। कोई भी अपन जलाते हैं, कोई लकड़ी जलाते हैं या टिश्यू जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है तो वो जो है जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के चला जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऐश, फिर जो बचता है वो ऐश होता है। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इन ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। सो हड्डियाँ बचती है, देखा होगा जैसे कि शरीर को जलाते हैं, ठीक है, सो जो क्रियाक्रम करते हैं शरीर को जलाते हैं तो बहुत सारी ऐसी हड्डियाँ बच जाती है। तो हड्डियाँ क्यों बचती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है, तो वो सारा जो कैल्शियम प्रेजेंट रहता है वो कैल्शियम बच जाता है, वो जलता नहीं है, ठीक है। सो ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा और ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। सो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे जैसे सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, chlorine, carbon, etc., while analysis for compounds gives an ideas of the kind of organic and inorganic constituents. सो टिश्यूज़ का एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और जब कंपाउंड्स का एनालिसिस किया जाता है तब हमको पता चलता है कि उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ठीक है, सो फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। देखो अगर केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, केमिस्ट्री वाले पता करेंगे कि इसके अंदर कितने एल्डिहाइड्स है, कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, कैसे है, वो सब पता करेंगे। लेकिन हम जो कि क्या है, केमिस्ट्री वाले हैं नहीं, हम है बायोलॉजी वाले। सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। सो बायोलॉजी वाले क्या करेंगे, बायोलॉजी वाले उनको अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड्स बोल देंगे, ठीक। फिर देखो यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में कितने और अर्थ के क्रस्ट में कितने, ठीक। सो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हमारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर है। फिर कंपाउंड्स है, ये देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड है, CaSO3, बाइकार्बोनेट्स है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ठीक। तो इस तरह के कंपाउंड्स हैं। फिर आते हैं अमीनो एसिड्स। अब आते हैं अमीनो एसिड्स पर। अमीनो एसिड्स तोड़ो इसको, एक होता है अमीनो, एक होता है एसिड। अमीनो क्या होता है, एसिड क्या होता है, मतलब एसिड एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे एसिड जो है वो ये है ठीक है। सो अमीनो ग्रुप जो है NH2 और एसिड वाला ग्रुप जो है कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास ये दो ग्रुप्स हो उसको क्या बोला जाएगा, अमीनो एसिड बोला जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। So are organic compounds है containing an amino group and an acidic group as substituents। substituents मतलब किसके substituents, कार्बन के substituents, मतलब कार्बन तो है ही है, मैंने बोला कार्बन कोर एलिमेंट है, कार्बन तो हर जगह पाया जाएगा, उसके आजू बाजू दूसरे सारे कंपाउंड्स जुड़ते हैं, उसको बोला जाता है, जो कोर कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, ठीक। सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, उनको अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है मीथेन। अब सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है, कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, हर एक को पता है, ठीक है, नहीं पता हो तो पता कर लेना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो मीथेन में क्या होता है, 4 वैलेंसी पे क्या जुड़ा रहता है, सॉरी 4 वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, राइट। फिर हम लोग हटा रहे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा के हम क्या जोड़ रहे हैं, अमीनो ग्रुप जोड़ रहे हैं। देखो जिसके अमीनो नाम है तो अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है तो कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया। फिर क्या बचता है, फिर एक पे H जोड़ दिया और एक पे R ग्रुप। R ग्रुप अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम देखते हैं अभी आगे क्या है। सो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है जो कि ऑक्यूपाई करेंगे 4 वैलेंसी पोजीशंस को। दिस आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है एंड एक वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट रहता है जिसको R बोला जाता है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। आर ग्रुप के बेसिस पर जो है, आर ग्रुप क्या होगा इसके बेसिस पर ढेर सारे अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास। सो हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20
20 टाइप्स जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड्स से, और उनको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बोला जाता है। और हाँ, इसका लिस्ट याद रखना बड़ा ज़रूरी है। The R group in this proteinaceous amino acids could be hydrogen amino acids called as glycine। अगर R ग्रुप हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा, अगर मिथाइल ग्रुप है CH3 है तो वो एलेनिन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो सेरीन हो जाएगा। इसी तरह से एरोमेटिक भी होता है, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है। ट्रिप्टोफैन टायरोसिन एरोमेटिक होता है। मिथ्योनिन और सिस्टीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, इसको भी याद रखना। सो 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर। सो 3 कुछ दिए हुए एग्जाम्पल के लिए। The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and R functional groups। हाइड्रोजन तो वैसे ही बेचारा अपना बैठा है, छोटा सा हाइड्रोजन एटॉम इतना इतना सा रहता है हाइड्रोजन का, तो वो ज़्यादा तो प्रॉपर्टी दिखा नहीं सकता केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि हाइड्रोजन के अलावा भी इतने भारी भरकम ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन तो छोड़ ही दो, बाकी के जो ग्रुप्स बचे तीनों ग्रुप्स, कौन सा, एक तो ये NH3 ग्रुप हो गया, COOH वाला ग्रुप हो गया, और ये R ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप जो है वो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक हो सकते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक हो सकते हैं जैसे लाइसिन, और न्यूट्रल हो गया जैसे वैलिन अमीनो एसिड्स, ठीक। अब कैसे, अगर R ग्रुप पॉजिटिव है, देखो ये तो पॉजिटिव है, सॉरी हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा पूरे आर के ऊपर कि भाई आर जो है, आर के पास कौन सा ग्रुप है। अगर आर के पास कोई पॉजिटिव वाला ग्रुप है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आर के पास जो है नेगेटिव ग्रुप है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइप से तो वो ग्रुप जो है वो डिपेंड कर, जैसे ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, लाइसिन जो है वो बेसिक है, और वैलिन जो है वो न्यूट्रल है। सो सिमिलरली देयर आर अरोमेटिक अमीनो एसिड्स जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। So a particular property of amino acids is ionizable nature of NH2 and COOH groups. Hence in solutions of different pH the structure of amino acid changes। ionizable property मतलब क्या होता है, इसमें देखो ये COOH था ना, तो इसने अपने एक हाइड्रोजन दे दिया, तो ये COO नेगेटिव हो गया, ठीक। और ये जो था, ये क्या था, कहाँ गया, हाँ ये NH2 था, इसने एक हाइड्रोजन ले लिया, तो ये क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव बन गया। तो ये आयोनाइजेबल है, मतलब ये हाइड्रोजन देता है, ये हाइड्रोजन लेता है, ठीक, ओके। फिर हाँ इसको क्या बोले, हाँ ज्वीटर आयोनिक, अच्छा याद दिला, ये होता है ज्वीटर आयन बोला जाता है। ज्वीटर आयन का मतलब ऐसा है, ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव भी चार्ज है नेगेटिव भी चार्ज है, उस आयन को बोला जाएगा ज्वीटर आयन, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमीनो एसिड कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, कौन सा आयन आयनिक फॉर्म होता है, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक। फिर आते हैं लिपिड्स के ऊपर। सो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। सो दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है जो कि अटैच्ड रहता है आर ग्रुप के साथ, ठीक है। आर जो लंबा चेन रहता है, ये आर ग्रुप कोड भी है मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर हायर नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज CH2 का हायर नंबर हो सकता है 1 से लेकर 19 कार्बन तक। तो कार्बोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है मिथाइल, इथाइल या फिर और हायर नंबर ऑफ कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड जो है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके पाल्मेटिक एसिड के पास 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। फिर आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं विद वन और मोर, सॉरी विदाउट डबल बॉन्ड। सो जो सैचुरेटेड है वो विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो रहते हैं वो 1 या फिर मोर देन 1 डबल बॉन्ड, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हो सकते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। फिर सबसे सिंपल लिपिड जो रहता है वो ग्लिसरॉल रहता है, जो कि क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं किसके ऊपर, प्रोपेन पर। सो मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। सो बहुत सारे लिपिड्स के पास क्या होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड्स भी होता है। सो हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। स्टेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ग्लिसरॉल के साथ,
ठीक। सो दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, फिर उनको मोनोग्लिसराइड्स बोला जाता है, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, डिपेंडिंग ऑन कि कितने ग्लिसरॉल ग्रुप्स जुड़े हुए उसके पास, ठीक है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। फैट्स और ऑयल्स के बेसिस पर, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर इसको फैट्स और ऑयल्स बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है सर, ठीक है। फिर आते हैं फैट्स और ऑयल्स, ठीक है। फैट्स मतलब बटर घी, ऑयल मतलब ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं खाने में, और फैट्स उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। नॉन वेज में भी जो है काफ़ी सारे फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंजली ऑयल हो गया, एंड हेंस रिमेन ऑयल्स इन विंटर्स, इसलिए जो है विंटर में भी जो है ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम अ मार्केट वाला फैट? देखो फैट तो कई सारे मार्केट में मिलते हैं, जैसे ऑयल मार्केट में मिला, उसके बाद घी बटर मार्केट में मिला, ठीक। उसके बाद जो मीट होता है वो भी मार्केट में मिला, तो इतने सारे तो फैट्स है। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम, कुछ लिपिड के पास फॉस्फोरस और कुछ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट रहते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। याद करो फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पड़ा है, जल्दी से याद करो। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ आता है? फॉस्फोलिपिड्स आता है मेम्ब्रेन में, ठीक। सो जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी रहती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी रहती है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सो लेसिथिन इज वन एग्जांपल, लेसिथिन भी इसका एक एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स का ही। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो न्यूरल टिश्यूज़ के जो लिपिड्स रहते हैं उसके अंदर जो है और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इसको हायर क्लासेस में नहीं, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से प्रेजेंट रहते हैं, उसके पूरे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। So living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. So living organisms के पास जो है ना बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, ठीक। कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड, मतलब ऐसे कोई भी रिंग स्ट्रक्चर ले लो। सो ये रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के साथ जो है अपनी अलग वैलेंसीज है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के साथ मतलब ये क्या बनाता है ये? तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या बनाती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं। सो व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, जब ये 5 बेसेस अगर शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू शुगर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। इसको याद रखना, ठीक है। सो नाइट्रोजन बेसेस प्लस शुगर दैट इज एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, oh sorry, NS that is nucleosides. नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसको याद रखना। फिर आते हैं, हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स? डीएनए में पाया जाता है। मैंने सोचा एक बार बता दूं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे अभी तो लिपिड्स पढ़ रहे थे अभी न्यूक्लियोटाइड्स पे कैसे आ गए। तो ये डीएनए में पाया जाता है, जो डीएनए रहता है वो बना रहता है न्यूक्लियोटाइड से, तो ये वो वाला न्यूक्लियोटाइड्स है जिसके पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक। सो फिर आते हैं एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या है? सारे न्यूक्लियोसाइड से डिन 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 हो गया साइड में न्यूक्लियोसाइड, ठीक। नॉर्मली ये क्या है? नॉर्मली ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, नॉर्मली ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। नाइट्रोजिनस बेसिस को क्या बोलेंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। न्यूक्लियोसाइड्स इनको कब बोलेंगे? जब ये अटैच्ड होंगे किसी शुगर मॉलिक्यूल के साथ, तब इनको क्या बोला जाएगा? एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, डिनसिन, ठीक। फिर आते हैं एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। एसिड जुड़ गया, लास्ट में एसिड जुड़ गया, मतलब अब ये क्या बन गए? न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी आकर के जुड़ चुका है, अब न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं। अब ये क्या बना देंगे? डीएनए, आरएनए बना देंगे।
सो न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, सो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट रहते हैं. सो डीएनए आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल. ये तो सबको पता है कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. देखो ये रहा, देखो. सो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स है शुगर वाला, ये राइबोज शुगर है, ये ग्लूकोज शुगर है. ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, राइबोज होता है 5 कार्बन वाला. स्ट्रक्चर देख लो. तो पहला कार्बन मेरे ख्याल से रीडिंग यहाँ से ली जाती है 1 2 3 4 5, सॉरी 5 और 6 कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है. यहाँ पे ये ऑक्सीजन है. ठीक, ये हो गया ग्लूकोज. फिर राइबोज में होता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन प्रेजेंट है. 5 कार्बन वाला रिंग है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है. दूसरे वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है. मतलब ये कौन सा है, राइबोज शुगर है. और डीएनए में कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोज. अब इसका क्या मतलब होता है, डीऑक्सी राइबोज का मतलब होता है डीऑक्सी, मतलब हटा दो ऑक्सीजन. कहाँ से हटाए, सेकेंड कार्बन वाली पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दो. क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज. तो ये जो राइबोज शुगर होती है ना, ये स्टेबल नहीं होती. क्यों स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके पास यहाँ पे OH ग्रुप होता है. और OH ग्रुप जो रहता है वो कौन सा ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है. इसलिए वो जा जाके सबसे रिएक्ट करता है. ठीक. लेकिन डीएनए के पास ये ग्रुप नहीं होता, तो डीएनए स्टेबल होता है. फिर आते हैं अमीनो एसिड्स. ये देखो, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन. तो ग्लाइसिन के पास H है, एलेनिन के पास CH3 है और सेरीन के पास CH2OH है. ठीक है, इसको भी याद रखना. फिर उसके बाद यहाँ पे पैल्मेटिक एसिड है, फैटी एसिड है. देखो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. और यहाँ पे ये टोटल में कितने 15 कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, 14 15 16 17, अच्छा 17 कार्बन प्रेजेंट है. इसको मिलाकर के 18. फिर आते हैं ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल देखो इस तरह का, ये जो ग्लिसरॉल मतलब ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है. तो ये इस तरह से ग्लिसरॉल ग्रुप है और ये ट्राईग्लिसराइड है. ठीक है, तो R1 R2 और R3. तो ट्राईग्लिसराइड का क्या मतलब है, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 1 2 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, जिसके साथ 3 जो है कार्बन चेन्स जुड़ी हुई है R वाली. ठीक है, फैटी एसिड चेन्स है. फिर आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो कि है लेसिथिन. तो ये फॉस्फोलिपिड वाला स्ट्रक्चर है. ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है. कोलेस्ट्रॉल में देखो कितनी सारी रिंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, फिर ये फैट्स एंड ऑयल्स ये हो गए अपने. अब आते हैं एडेनिन. एडेनिन जो है वो प्यूरिन है. 2 तरह के बेस होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन्स. ठीक है, सो प्यूरिन में एडेनिन होता है, सॉरी हाँ, एडेनिन एंड थाइमिन होता है. और पिरिमिडीन्स में हमारे पास कौन सा होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया. सो प्यूरिन्स में हमारे पास होता है एडेनिन एंड गुआनिन. और पिरिमिडीन्स में हमारे पास होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. ठीक है, ओके. हाँ, फिर मैं बोल रही थी, प्यूरिन जो है 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसको स्ट्रक्चर तो याद नहीं करना है, बट इतना याद रखना कि प्यूरिन के पास 2 रिंग्स होते हैं. और कहाँ गया, हाँ, ये पिरिमिडीन के पास एक सिंगल रिंग होता है और ये यूरेसिल है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये न्यूक्लियोसाइड्स है, जिसे ये एडिनोसिन. देखो ये जो है ये शुगर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है. फिर उसके बाद जो है यूरिडीन है, न्यूक्लियोसाइड है. सो ये शुगर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर यूरेसिल जुड़ा हुआ है. और ये न्यूक्लियोटाइड में जो एडेनिलिक एसिड है, मतलब यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, एडेनिन भी जुड़ा हुआ है और ये शुगर मॉलिक्यूल भी है. ठीक, तो इसको याद रखना. तो ये डायग्राम्स को जो है समझ लो. वैसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट इसको समझ लोगे तो ज़रा अच्छा रहेगा. फिर आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. ठीक है, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम. देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हम सारे स्ट्रक्चर्स को, मतलब सारे कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो या कहीं और से हो. ठीक है, और उसका जो है हम पता करते हैं कि कैसे सिंथेसाइज होता है, और हो सके तो हम उसको लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं. सो इफ़ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, such a list would have thousands of organic compounds including amino acid, sugar etc. सो अगर बायोमोलिक्यूल्स देखें तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है, लेकिन कुछ ही फ्यू है जो हमने अभी पढ़े, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, लिपिड्स वगैरह. ठीक, सो फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी
वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं क्योंकि सेक्शन 9.10 में उसका रीज़न दिया है। क्यों 9.10? अच्छा, सो 9.10 मेरे ख्याल से आगे आएगा तो पता चलेगा इसको मेटाबोलाइट्स क्यों बोलते हैं। सो इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेज द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर 9.1। जो हमने 9.1 फिगर देखा तो उसमें जितने भी सारे जो कंपाउंड्स दिए वो सारे कंपाउंड्स जो एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट है। दिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है, ठीक है। सो हाउएवर वन एनालिसिस प्लांट्स फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स of other than this primary metabolites, example alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, ठीक। सो कलर पिगमेंट्स होते हैं सेंट से, गम्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। अभी अभी देखो क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि हमने जब कंपाउंड्स का एनालिसिस करा तो हमारे पास जो कंपाउंड्स निकले जैसे अमीनो एसिड निकला, ठीक, अमीनो एसिड निकला, न्यूक्लियोटाइड्स निकले, फैटी एसिड्स निकले, ये सारी चीज़ें निकली। बट क्या सेल्स के पास सिर्फ यही चीज़ है? इसके अलावा और कुछ नहीं है बहुत कुछ है। प्लांट सेल हो गया, माइक्रोब हो गया, फंगस हो गया, उनके पास और भी ढेरों चीज़ें हैं, ढेरों जो है ऐसे कंपाउंड्स और ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है। तो जो हमने जो देखे थे, जो सबसे ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो पूरा सेल पूरी तरह से जो बनाते हैं, पूरा उस पर डिपेंड रहता है, उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले उनका सिंथेसिस होता है और उनका सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेल जो है सिंथेसाइज करते हैं और वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बोलने का ये मतलब है कि सेल्स जो है उसको प्रोड्यूस कर रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है और वो केमिकल रिएक्शंस करके जो है वो कुछ बना रही है, तो ये हो जाता है मेटाबॉलिज्म और उन चीज़ों को बोला जाता है मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और वो जो दूसरे वाले हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एल्कलॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल वगैरह, सेंट होता है, गम्स होता है, स्पाइसेस होता है, एक्सेट्रा। So while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो पता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों बनते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उनका बहुत बड़ा फंक्शन है कि जितने भी बॉडी के सारी चीज़ें वो कौन मेंटेन करता है? मेटाबोलाइट्स करते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाते हैं, सो अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है फैटी एसिड लिपिड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमको जो है क्लियरली पता नहीं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल क्या है, ठीक। सो इसको जो है मैं जब डिटेल में वीडियो पढ़ाऊँगी तब मैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल जो है अच्छे से बताऊँगी कि क्या रोल होता है इनका। तो जो है वो भी डिटेल वाली भी वीडियोस देखना, ये भी वीडियोस देखना, तब जा कर के आपको समझ आएगा अच्छे से। सो हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। देखो ह्यूमन तो हर एक चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, जैसे रबर, डंग, स्पीशीज, sand pigments, etc. Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and layers you will know about this. वो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, वही बोला मैंने, इंसान जो है कुछ भी यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा, टेरापिनॉइड्स होते हैं, मोनोटेरापिन्स, डाईटेरापिन्स एक्सेट्रा, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा, टॉक्सिन्स, अर्बिन, रेसिन, लेक्टिन्स होते हैं, कॉनकेवैलिन ए, ड्रग्स होते हैं, विनब्लास्टीन, कर्क्यूमिन एक्सेट्रा, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेलुलोज, ठीक। तो इसको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट एक बार ऐसे रजिस्ट पढ़ लेना ताकि थोड़ा बहुत कुछ अगर याद रह जाए तो तुमको अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया तो पता चल जाएगा, मतलब वो सब याद आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक। सो ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और हो सकता है बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए या फिर बोर लगे, तो इसलिए मैं इसको जो है 3 लेक्चर में कवर करूँगी। जैसे 15 पेजेस का चैप्टर है तो जो है हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, आधे आधे घंटे के 5 पेजेस पर हाफ आवर, ठीक। तो इसको अभी यही रख देते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आप ऑडियंस के लिए ही कर रही हूँ, मेरे लिए तो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुकी हूँ। तो वीडियोस को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, आगे आने वाली वीडियोस को भी देखें, ठीक है। सो मेरे पढ़ाने को अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।